कैसे आप सब? ठीक ठाक? तो बच्चे स्वागत है आपका हमारे चैनल सीखो फिजिक्स पर। क्लास 12 बोर्ड्स की फिजिक्स चल रही है। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों हम करेंगे आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके पहले मैंने कराया था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। तो बच्चों इधर देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। अब बोल रहे हैं अगर मान लो एक चार्ज, पहले हम जब भी जो भी पहले ये देखा था उसमें दो ही चार्जेस थे सिर्फ। अब हम बोल रहे हैं दो चार्जेस नहीं है, दो से जब ज्यादा चार्जेस हो ना, जब दो से ज्यादा चार्जेस हो तो उसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता क्या, बोलता है अगर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर हमने फोर्स निकाल लिया, यहाँ पे ग्रुप ऑफ चार्जेस बैठा है, इतने सारे चार्जेस बैठे, उस पे एक चार्ज पे अगर फोर्स निकाल लिया वो किसके बराबर होगी, वेक्टर सम के। सभी चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रही है, सभी चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रही है उसका जो वेक्टर सम होगा वो उसके बराबर होगी जो नेट फोर्स एक पर्टिकुलर चार्ज पर लगेगी। तो बच्चों अगर नहीं समझ आए तो अभी पता चलेगा आपको। अभी हम इसको थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। बच्चों इसको देखो क्या लिखा है, the total force on the given charge is vector sum of force exerted on if due to all other charges। ठीक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चार्ज exerted on a particular charge, particular charge ड्यू टू ऑल ऑफ द चार्जेस। अगर हमें एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स निकालनी है बाकी चार्जेस के कारण, तो उनकी फोर्स जो वो फोर्स लगा रहे हैं सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कर दे तो उससे हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी एक पर्टिकुलर चार्ज पर। तो बच्चों अब देखो बात क्या होगी, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, इधर चार्ज पड़ा है Q1, कहीं Q2 होगा, कहीं Q3 होगा, कहीं Q4 भी होगा और कहीं हो सकता है Qn भी हो। ठीक है, मानो n नंबर ऑफ चार्जेस पड़े हैं, हम ये लेकर चल रहे हैं, हमने डिराइव करना है इसको, तो हम लेकर चल रहे हैं n नंबर ऑफ चार्जेस और जो हमारा पर्टिकुलर चार्ज है ना वो Q1। हमें नेट फोर्स देखना है Q1 पे कितना लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं। देखो अभी हम अपने रेफरेंस के लिए सभी चार्जेस पॉजिटिव ले रहे हैं तो सभी रिपेल करेंगे इसे। ठीक है, ये देखो, अब देखो जब Q2 इस पे फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, ये Q2 था, ये Q1, तो इधर को फोर्स लगाएगा और फोर्स कितनी लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये मैंने बताया था, अगर नहीं देखा जाके कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म देखो जाके, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 F12। ठीक है, उसी तरह और इसका पोजीशन वेक्टर बताओ किधर है, 2 से 1 की तरफ, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R21। ठीक है, अब उसी तरह Q3 पे, अब ये कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 3 और पोजीशन वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन देखो 3 से 1 की तरफ, R31 वेक्टर। ठीक है, अब देखो बच्चों Q4 से देखो, Q4 से ये भी फोर्स लगाएगा, ये कितनी फोर्स लगाएगा, F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 F14। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R ऑफ डायरेक्शन देखो 4 से 1 R41। बच्चों इतना ही देख लेना, हम बाकी को खुद कर लेंगे। ठीक है, अगर हम दो को ही देख लेना तो हमें पता चल जाएगा हमें क्या करना है। तो देखो बच्चों उसके बाद अगर हम अब इसकी फोर्सेस लिखना शुरू करें, F12 लिखना शुरू करें, यानी कि फोर्स और चार्ज 1 ड्यू टू 2 के कारण चार्ज 1 पर क्या कितनी फोर्स लगेगी, K Q1 Q2 में फोर्स लग रही है। ठीक है, K को हम 1/4πε0 लिख देते हैं। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, 2 से 1 की तरफ R21 का स्क्वायर ऊपर R21 का कैप। ठीक है, अब ऐसे ही आप फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, हम क्योंकि सब कुछ 1 पे निकाल रहे हैं क्योंकि हमने अपना रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है 1, चार्ज
पे 1 पर ही हम नेट फोर्स निकालने वाले हैं, इसलिए सभी पे फोर्स किसके लिए देख रहे हैं, फोर्स 1 पे देख रहे हैं और अलग अलग चार्जेस के लिए। पहले 2 के लिए देखा, 2 से देखा कि 2 उस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, अब 3 पे, 3 से देख रहे हैं कि 3 इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है। फर्स्ट चार्ज Q1 पे 3 कितनी फोर्स लगा रहा है ये देख रहे हैं अब इस पे, ठीक है। Q1 पर Q3 कितनी फोर्स लगा रहा है, Q1 पर Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है। तो मुझे इसको लिखिए कि कैसे, 1/4πε0। अब देखो चार्जेस कौन से हैं, Q1 और Q3 अपॉन इसका पोजीशन वेक्टर देखो कैसा है, 3 से 1 की तरफ R31, R31 का स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा R31 का क्या। उसी तरह बच्चों हम f(1) 4 भी लिख सकते हैं, 1n भी लिख सकते हैं। वो कैसे देखो, f(1) 4 लिखना हो, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 पे Q4 कितनी फोर्स लगा रहा है वो देख सकते हैं हम, ठीक है। वो भी कैसे होगी, 1/4πε0 Q1 Q4, इसका पोजीशन वेक्टर भी देख लो, लिखवा दिया। इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, इधर से इधर की तरफ, तो कितनी है 4 से 1 की तरफ, R41 स्क्वायर, R41 का क्या। अब उसी तरह जब n के लिए लिखना हो तो n के लिए भी लिख दो, इधर लिख देती हूँ f(1n), फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn, या फिर nth चार्ज जिसको हम बोल रहे हैं, Q1 ड्यू टू Q1, 1 पे n के कारण कितनी फोर्स लग रही है। तो बच्चों इसको भी लिख दो ऐसे ही, 4πε0, ठीक है, Q1 Qn। अब देखो बाकी चीजें अब आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है, वेक्टर आप देखने को देख सकते हो, अगर नहीं भी देखते हो देख रहे हो, अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 आ रहा है, अगर यहाँ पे 1 n है तो यहाँ पे क्या आएगा n1 का स्क्वायर r n1 का क्या। ये देखो क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 आ रहा है, इधर इधर और इधर 2 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 3 है तो इधर 3 1 आ रहा है, 3 1 आ रहा है, इधर 1 4 है तो इधर 4 1 आ रहा है, 4 1 आ रहा है, इधर ही अगर 1 n आ रहा है तो यहाँ पे n1 और n1 ही आएगा ना, ठीक है बच्चों। आप इधर कंसीडर कर सकते थे, जो मैं कंसीडर वाली लाइनें लिखने भूल गई हूँ वो मैं आपको लिख के देती हूँ यहाँ पे। कंसीडर Q1 Q2 जाते जाते Qn be the n number of charges, n number of charges n number of charges n number of charges be placed in the coordinate axis coordinate axis OXY, ठीक है, and F12 F13 and F1 and be the forces on Q1 due to Q2 Q3 Q4 Qn respectively, ठीक है। और इसके बाद वो सेपरेशन वेक्टर आएंगे वो भी लिख दो, R21 R31 R41 सामने वेक्टर वेक्टर लगा दो, Rn1 be its position vector।
ये सारा आप लिखने वाला है, ये आप लिख लो, फिर मैं आपको इसके आगे डेरिवेशन कराती हूँ। इसको याद रखना बच्चों, इसको इसके बाद लिखना है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई क्योंकि मैंने आपको ये बताना था, वो उसकी एक्साइटमेंट में ये तो लिखना भूल ही गई मैं। तो बच्चों आप ये कॉपी कर लेना। लिखा क्या है, Q1 Q2 Q3 Qn विद n नंबर ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस लिया हमने और क्या किया, प्लेस करा है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक्सिस का नाम भी लिख देना, फिर ये x है, ये y है और ये हमारा ओरिजिन O है, ठीक है। उसके बाद F12 ये वाली सारी फोर्सेस कंसीडर कर ली, किसकी है, किस पे फोर्स लगी है, फोर्स हम सिर्फ Q1 पे ही देख रहे हैं, सिर्फ Q1 पे ही फोर्स देख रहे हैं, किसके कारण, Q2 Q3 Q4 Q1, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, F12 है वो फोर्स है Q1 पे Q2 के कारण, फिर F13 है फोर्स है Q1 पे Q3 के कारण, ऐसे ही सो ऑन है। फिर उसके बाद रिस्पेक्टिवली इसलिए लगाया। फिर R21 ये सेपरेशन वेक्टर हमने सेपरेशन वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर नहीं सेपरेशन वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों आप लेना इसका स्क्रीनशॉट, मैं भी होती हूँ सही, तो फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ले लो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब हमने लिखा है सो दैट फोर्स ऑफ चार्ज Q1 हमें Q1 पे निकालनी थी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, तो क्या होगी। तो बच्चों इसका वेक्टर सम है, ये मैं सुपरपोजिशन बोल रहा था कि वेक्टर सम होगा। तो बच्चों वेक्टर सम अगर मैं इसे F नेट बोलूंगी, F1 बोल दो, नेट बोल दो, F1 बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो वो क्या होगा, वो होगा F12 के बराबर प्लस वेक्टर सम का F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर, ऐसे चलते चलते F1 n वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर सम है। अब बस इसकी वैल्यू पुट करो, अब तो बस आसान ही है, तो कर दो पुट। इसमें क्या है, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 का स्क्वायर R21 का क्या प्लस Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31 का स्क्वायर R31 का कैप प्लस Q1 Q4 अपॉन, बस बच्चे इनकी वैल्यू पुट करिए, F12 की वैल्यू पुट करिए, F13 की वैल्यू पुट करिए, F14 की वैल्यू पुट करिए। बड़ा इजी है ये, पर पूछ लेते ना, अगर इजी है तो फिर भी ना करे तो फिर तो बड़ी माड़ी बात है ना। R41 का कैप, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता जाएगा, तो कहाँ पे आ जाएंगे हम, n पे, Q1 Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R n1 का स्क्वायर R n1 का कैप, ठीक है। अब बच्चे इसमें से कॉमन देखो क्या है, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे इसको ले लो बाहर, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने सब में से क्या ले लिया बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा, ये सारा बाहर चला गया, क्या बचा Q2 और नीचे क्या बचा R21 का स्क्वायर R21 का क्या प्लस, ये इतना चला गया। अब क्या बचा Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31 का स्क्वायर R31 का क्या इधर, ये इतना चला गया Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर, बचा Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर R41 का कैप, ठीक है। ऐसे ही जब चलते जाएंगे, सिमिलरली ऐसे ही जब n तक आएंगे हम, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया। अब क्या बचा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R n1 का स्क्वायर R n1 का कैप। तो बच्चों हम इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, पर जो हमारी NCERT है उसने यहाँ तक नहीं छोड़ा, उसने इसको आगे प्रोसीड करा। हो सकता है आपके यहाँ तक नंबर काट दें, पर इसके आगे वाला स्टेप आप समझो तो आपको जरूर समझ आए, ध्यान से ध्यान देना। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, पर यहाँ पे 1 नहीं है सभी जगह पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, देखो 1, और इस साइड वाला भी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 सब में 1 है ना। यानी कि ये और जो ये वाली टर्म्स है नीचे वाली, ये 1 1 एक साइड वाली यही रहेगी,
और ये जो ऊपर वाला जो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो देखो बच्चों 1 मिनट के लिए आप ना 2 को आई मान लो, 2 को आई मान लो। तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सेम लिख दो, यहाँ पे डालो समेशन। अब इसको आई मान के लिखो, 2 को आई, क्यू आई अपॉन 2 को आई लिख लूँ आर आई वन का स्क्वायर आर आई वन का कैप। अब बोलोगे ये आपने क्या गंदा मार दिया, और लिखो आई इक्वल्स टू 1 to 1। इसका मतलब है जो समीशन होता है वो होता क्या है, वो बताता है कि ये चेंज करी, आई की वैल्यू बार बार बदलेगी, 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ये देखो पहली वैल्यू 2 थी, ठीक है। समीशन आई की वैल्यू बदलेगी और जितनी भी n तक वैल्यूज है, यहाँ पे लिखा ना 2 से n, पहले 2 भरो फिर 3 भरो, उनका मतलब है 2 भरो 3 भरो 4 भरो और लास्ट और उसको n तक बढ़ते जाओ और क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये जो हमने समेशन डाला है इसका मतलब है कि i की वैल्यू को 2 भरो 3 भरो, जहां जहां हमने i लिखा है उसे 2 भरो, फिर उसमें ऐड का साइन डालो, फिर 3 भरो, फिर उसमें ऐड का साइन भरो, फिर 4 भरो, फिर उसमें ऐड का साइन भरो, फिर उसके बाद लास्ट में ऐसे ही n तक चलता जाएगा। तो यही स्टेटमेंट है ना, ऐसे ही। अगर मैं पहले इसका मतलब है पहले 2 भर दूं तो ये स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद समेशन क्या बताता है, ऐड का साइन डालो, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 3 का साइन भरो, 2 के बाद 3 आता है, 3 का भरो तो ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, अगर 4 भरो तो ये वाली आ जाएगी, फिर ऐसे 5 आएगी, फिर उसके आगे फिर n वाली, तो n वाली ऐसे वाली स्टेटमेंट बन जाएगी। आई की जगह n बनना है, बस n1 आ जाएगा, यहाँ पे भी n1 आ जाएगा, यहाँ पे q1 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। कैसे करा, एक चीज को आई पुट करके देखा 5 मिनट के लिए। तो बच्चों यही था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्या कर दिया, ये तो ठीक है, ये तो हमने कर दिया नोट, ये हमें समझ आ गई डेरिवेशन, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बताना चाहती हो ये तो बताओ, है ना। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे मैं इसे यूज करूंगा, ये गंदा सा इतना गंदा सा एक्सप्रेशन तो लिखवा दिया, इसको मैं कैसे यूज करूंगा ये तो बताओ, है ना। तो बच्चों इसका जो मतलब है ना, देखो यहाँ पे मैंने कैप भी लगाया हुआ है ना, यहाँ पे जो कैप है वो इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके मतलब हमने इसको कुछ नहीं करा, हमारा मतलब बस इसका है कि ये जो कैप है ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन भी साथ में है, और जब आपको सॉल्व करना है तो आपको पर्टिकुलर वेक्टर सम का मेथड लगाकर उसको वेक्टर सम करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं आने वाला। इससे आप बस इसको, उसका मतलब है कि सबका वेक्टर सम होगा। एक उन्होंने एक डेरिवेशन सी करवानी थी वो करवा दी उन्होंने, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या है, अगर देखो बच्चों इधर एक चार्ज पड़ा है ना, कोई Q1 है ना, इधर Q2 है, इधर कहीं पे Q3 है, तो इन दोनों का चार्ज इन दोनों पे इस पे इन्फ्लुएंस करेगा। हमें Q1 पे निकालना है तो दोनों का चार्ज इस पे इन्फ्लुएंस करेगा, तो हम दोनों के चार्ज को गिनेंगे फोर्स में। एक ये वाला इधर को लगाएगा फोर्स, दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला इधर को लगाएंगे, है ना। अब देखो अब हम इसको दोनों को सीधा ऐड नहीं कर सकते, हमें इसका पता है कि हम हमारे पास अगर ऐसे दो वेक्टर हो तो इसके बीच में से हम एक रिजल्टेंट निकाल के सॉल्व कर देते हैं। इसका मीनिंग असल में ये है, ये जो कैद लगाने का साथ में मोटिव है ना ये बच्चों यही है कि हमें बाद में इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। वो हम +1 में हमने वेक्टर सम के मेथड सीखे थे, वही इसमें अप्लाई होंगे बच्चों, वही इसमें अप्लाई होने वाले, बाकी इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ये साथ में बता रहा है, ये जो इसके कैप्स हैं वो बता रहे हैं कि आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। अब देखो हर जगह एक ही वेक्टर सम थोड़ी लगेगा, कहीं पे कोई और लगेगा, कहीं पे ट्रायंगल लॉ लगेगा, कहीं पे पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, कहीं पे कोई और लॉ हो सकता है पॉलीगॉन लॉ लग जाए, हो सकता है उसको सीधा ही माइनस करने को मिल जाए। मान लो अगर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर इधर को है तो इन दोनों को माइनस कर दो, है ना, क्योंकि इसमें एंगल कौन सा है 180 का, तो माइनस हो जाते हैं ये दोनों वेक्टर्स, इसको सिंपली माइनस करना पड़ेगा। अगर देखो अगर दोनों इसी तरफ आ गए, दो वेक्टर इसी तरफ आ गए, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि जब हम करेंगे तो वो किस तरफ उसकी डायरेक्शन है, तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वेक्टर सम का वेक्टर्स लॉ लगाएंगे, जिसके हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यही था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दैट इज इट फॉर टुडे। होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please like, share and subscribe to my channel Seekho Physics. If you have any doubt, you can comment below. Bye.